तो जैसे चेस में क्वीन होता है अंग्रेजी में, या हिंदी में जैसे चेस में राजा होता है। राजा को बचाने के लिए सारे प्यादे, हाथी, घोड़े और ऊँट चलते हैं। वैसे ही यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो राजा है। उसको डिफेंड करने के लिए बाकी सारे युद्धपोत चलते रहते हैं वहाँ पे। ये सबमरीन्स ऐसे-ऐसे बनाने लग गए हैं कि वो 10-10 साल, 20-20 साल से समुद्र के नीचे जाके छुपे हुए हैं और एनिमी कंट्री को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके कंट्री के नज़दीक में दुश्मन कंट्री का कोई सबमरीन आके छुपा हुआ है। आज के टाइम में जो सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है वो ये है कि इंडियन नेवी ने बोला है कि वो आने वाले कुछ समय में 300 मिसाइल एक साथ फायर करेगी। मतलब 300 ब्रह्मोस एक साथ दाग सकती है। एक साथ का मतलब होता है कि या तो एक साथ मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स, मतलब एक साथ लगातार या एक-एक करके जल्दी-जल्दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन नेवी 300 मिसाइल दागने में सक्षम है या नियर फ्यूचर में सक्षम हो सकती है? एक्चुअली ये सवाल थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल है, बट इसका आंसर समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो एक फ्लीट होता है, जो एक कैरियर बैटल ग्रुप बोलते हैं एक फ्लीट को, तो एक फ्लीट में कितने तरह के युद्धपोत लेकर के इंडियन नेवी घूम रही होती है। उसमें कितने तरह के युद्धपोत होते हैं, उसमें कितने तरह के शिप्स होते हैं, कितने तरह के शिप्स और कितने-कितने शिप्स होते हैं और कौन से ऐसे युद्धपोत होते हैं जिनकी कितनी कैपेबिलिटी होती है। अगर आप ये समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडियन नेवी कितने मिसाइल्स करेंटली एक साथ दाग सकती है और फ्यूचर में क्या इंडियन नेवी 300 मिसाइल दाग पाएगी या नहीं दाग पाएगी। और इससे भी बड़ा सवाल अब ये बनता है कि इंडियन नेवी 300 मिसाइल क्यों दागना चाहती है? कुछ तो रहा होगा कि इंडियन नेवी ने कुछ तो सोच समझ के बोला होगा कि हम लोग फ्यूचर में आने वाले 2-4-5 साल में 300 मिसाइल एक साथ दागेंगे। तो इन 2 मेन क्वेश्चंस के जवाब हम लोग डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या इंडियन नेवी 300 मिसाइल दाग सकती है? सिंपल आंसर अगर पूछा जाए यस और नो में, तो जवाब है यस। क्या इंडियन नेवी आज 300 मिसाइल दाग सकती है? मेरी इसका जवाब है नो। क्योंकि सबसे पहले तो आपको उसके लिए 300 मिसाइल भी एक साथ होने चाहिए और मे बी आप 2-4 बार दागना चाह रहे हो 300-300 मिसाइल करके, तो 1500 मिसाइल तो एक साथ आपको कैरी करना पड़ेगा, जो कि करेंटली मतलब उस तरह से फिजिबल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात है कि एक साथ 300 मिसाइल दागने के लिए आपके पास उतने मिसाइल ट्यूब्स होने चाहिए। आपको 300 मिसाइल एक साथ लोड करके दागने के लिए उतने शिप्स होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक फ्लीट में कितने शिप्स और कितने तरह के शिप्स होते हैं इंडियन नेवी में। तो सबसे पहले जो एक फ्लीट होता है इंडियन नेवी का, उसमें कम से कम 6 तरह के युद्धपोत होते हैं, जो साथ में चल रहे होते हैं। 6 युद्धपोत नहीं, 6 तरह के युद्धपोत। सारे युद्धपोतों का, सारे शिप्स का अलग-अलग रोल होता है। हर किसी का अपना इम्पोर्टेंस होता है और हर तरह के युद्धपोत, कोई 1 होता है, कोई 2 होता है, कोई 3 होता है, अलग-अलग संख्या में, अलग-अलग नंबर में होते हैं एक फ्लीट में। तो सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्धपोत होता है, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है जो एयरक्राफ्ट को कैरी करता है, मतलब जो फाइटर जेट्स को कैरी करता है। जैसे कि अब मुझे मान लो कि 1000 किलोमीटर दूर, मान लो कि इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को 1000 किलोमीटर दूर फाइट करने जा रहे हैं, डिफेंड करने जाना है अपने कंट्री को। तो मेन लाइन से 1000 किलोमीटर दूर वो बार-बार यहाँ से फाइटर जेट को उड़ा करके नहीं ले जा सकती है। टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए हमेशा रेडी टू यूज़ रहने के लिए इंडियन नेवी क्या करती है कि सैकड़ों जो फाइटर जेट्स होते हैं या 10-20 फाइटर जेट्स एक फ्लीट पे लेके घूम रही होती है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कैरी करता है वो होता है हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स जो है खाना-पीना लाने के काम आता है और नौसैनिकों को लाने ले जाने के काम आता है। मतलब कोई भी चीज़ जो कैरी करने के लिए है, जिसको उठा के जल्दी से मेनलैंड लाना है, एक शिप से दूसरे शिप पे ले जाना है, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ होता है। तो बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी कैरी करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, वो एक तरह से बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है फ्लीट का। रीढ़ की हड्डी मतलब क्या होता है? जैसे आपका कोई हड्डी टूट गया, तो उसके बिना आप जी भी सकते हो, उसको जुड़वा लोगे कुछ समय में, नॉर्मल रह लोगे, थोड़ा बहुत पेन होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रीढ़ की हड्डी टूट जाए, तो बहुत कम चांसेस होता है कि आप सर्वाइव करोगे। आपके जीने के चांसेस नगण्य हो जाएंगे। कर गए तो मिराकल होगा। मैक्सिमम चांस है कि आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। इसीलिए उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी शरीर का। वैसे ही होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। सबसे इंपॉर्टेंट शिप है वो फ्लीट का। मतलब अगर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर गया, यानी कि पूरा फ्लीट गया, या तो सब बंदी बना लिए जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसीलिए जो बाकी के युद्धपोत होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, उनकी जिम्मेदारी होती है एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना लास्ट लास्ट तक। एयरक्राफ्ट कैरियर में रडार भी लगा होता है, तो ये ट्रैक करते रहता है कहाँ से कौन सी मिसाइल आ रही है, नहीं आ रही है। मतलब ये सेंटर होता है। अगर जैसे इसको हम मधुमक्खियों के टर्म्स में समझें, तो एयरक्राफ्ट कैरियर को आप रानी मधुमक्खी बोल सकते हो, क्वीन बी। जैसे क्वीन बी पूरा छत्ता संभालती है,
बेशक सारे काम वर्कर भी करते हैं, ड्रोन भी वगैरह इन्वॉल्व होते हैं बाकी सारी चीज़ों में, सारी एक्टिविटीज़ में। क्वीन बी सिर्फ अंडे देती है, लेकिन अगर क्वीन बी मर जाए, तो वो छत्ता धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। आने वाले कुछ समय में वो पूरा बेजान हो जाता है, उजाड़ हो जाता है। जो उसके वर्कर बी होते हैं, ड्रोन बी होते हैं, सब एक-एक करके मरते चले जाते हैं और वो छत्ता सूख जाता है। मतलब क्वीन बी उसकी लाइफ़लाइन होती है छत्ते की, बैकबोन होती है। उसी तरह से यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। ये बैकबोन होता है फ्लीट का। अब आते हैं कि इसको बचाने के लिए इसके साथ चलने वाले कौन-कौन से और युद्धपोत और वॉरशिप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट या जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो हमेशा इसके साथ रहता है, जो वो मोटा वाला बॉडी बिल्डर है। मतलब जैसे बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो बॉडीगार्ड्स में भी 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक होता है एकदम हट्टे-कट्टे मोटे से, जो बिल्कुल सट के चलते हैं, जिनको बचाना होता है उनके। मतलब बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए उन लास्ट लाइन ऑफ बॉडीगार्ड्स को तोड़ के अंदर घुस पाना। वैसे ही यहाँ पे होता है, जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। मतलब एक फ्लीट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है और वो 2 से 3 या 4 भी हो सकता है, इतने डिस्ट्रॉयर लेके घूमता है। मतलब एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 2, 3 या 4 डिस्ट्रॉयर लेकर के घूम सकता है। ठीक उसी तरह से जो नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जिसको आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हो, उसको बोलते हैं फ्रीगेट्स। फ्रीगेट्स जो होते हैं वो थोड़े स्मॉलर इन साइज होते हैं डिस्ट्रॉयर से, और फ्रीगेट्स भी बॉडीगार्ड का काम करते हैं। मतलब उनका काम भी सिमिलर है जैसे डिस्ट्रॉयर का, बस दोनों के फंक्शनिंग में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। चूँकि फ्रीगेट्स थोड़े हल्के होते हैं, तो थोड़ा फ़ास्ट मूव कर सकते हैं। जो डिस्ट्रॉयर है, उसपे भी रडार लगे होते हैं, और डिस्ट्रॉयर लॉन्ग रेंज जो वाले मिसाइल्स कैरी करते हैं। मतलब कि मान लो कि 200-400 किलोमीटर से अगर कोई मिसाइल फायर किया गया है, तो डिस्ट्रॉयर का रडार उसको तुरंत कैच कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, और उसके बाद डिस्ट्रॉयर यहाँ से प्लान करने लग जाएगा कि कैसे शूट करना है मिसाइल को, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। मतलब डिस्ट्रॉयर जो है, वो लॉन्ग रेंज मतलब दूरी से जो मिसाइल्स आ रही हैं, उनको इंटरसेप्ट करने का काम करता है। डिस्ट्रॉयर का काम सबमरीन वगैरह को भी डिटेक्ट करना होता है, उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉयर कोई भी मेजर थ्रेट होता है एयरक्राफ्ट कैरियर को, उसको समय से पहले समय रहते हुए डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने का काम करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बी इट कि आपके ऊपर मिसाइल आ रहा हो, आपके ऊपर फाइटर जेट्स आ रहे हो, आपके ऊपर से यहाँ मतलब है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। बी इट आपको नीचे से सबमरीन का अटैक हो रहा हो, न्यूक्लियर वॉरहेड या कुछ भी सबमरीन लॉन्च कर रहा हो आपके ऊपर, या कोई भी मिसाइल, तो ये सब डिस्ट्रॉयर का काम है। अगर ये लॉन्ग रेंज से आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो डिस्ट्रॉयर इनको डिटेक्ट करके इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी को मैंने समझाने के लिए मोटे बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल दिया था, कि मोटा बॉडी बिल्डर का काम होता है किसी को टच नहीं करने देना, जिनका वो डिफेंड कर रहा होता है, जिनको वो सिक्योर कर रहा होता है। वही काम यार डिस्ट्रॉयर करता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर डिस्ट्रॉयर ये करता है, तो फ्रीगेट्स क्या काम करते हैं? फ्रीगेट्स भी सिमिलर काम करते हैं, जस्ट वो लॉन्ग रेंज नहीं, वो शॉर्ट रेंज वाले थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब जैसे कोई थ्रेट बहुत नजदीक आ गया है, नजदीक से मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है, मतलब वो मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए फ्रीगेट्स रखते हैं। और जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर 2, 3 या 4 डिस्ट्रॉयर रखते हैं, वैसे ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर 2, 3 या 4 फ्रीगेट्स भी रख सकते हैं और रखते हैं। यानी ये फ्रीगेट्स थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, और इनका काम होगा जो नजदीक से जो अटैक हो रहा है, नजदीक से जो मिसाइल्स आ रही है, जो मिसाइल नजदीक आ चुकी है, जो सबमरीन ज्यादा नजदीक आ चुकी है, उनको डिटेक्ट करके उनको निपटा देना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। फंक्शन दोनों का सिमिलर है, जस्ट दोनों का लेवल अलग-अलग है। एक लंबी दूरी के लिए और एक नजदीक के लिए। तो अभी तक 3 तरह के युद्धपोत मैंने समझाए हैं। पहला हो गया एयरक्राफ्ट कैरियर, जो रीढ़ की हड्डी है, जो अगर चेस की बात करें, तो जैसे चेस में क्वीन होता है अंग्रेजी में, ये हिंदी में जैसे चेस में राजा होता है। राजा को बचाने के लिए सारे प्यादे, हाथी, घोड़े और ऊँट चलते हैं। वैसे ही यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो राजा है। उसको डिफेंड करने के लिए बाकी सारे युद्धपोत चलते रहते हैं वहाँ पे। क्योंकि उसको अगर खत्म कर दिया, जैसे राजा को खत्म कर दिया, तो चेकमेट हो जाता है, मतलब गेम ओवर। वैसे ही अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा दिया, उसको खत्म कर दिया, तो उस फ्लीट का गेम ओवर हो जाएगा। हेंस एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए सारी कहानियां बनाई जाती हैं, सारे ताने-बाने बोले जाते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स, इनके अलावा जो चौथा टाइप होता है, उसको बोलते हैं कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स जो है, वो बॉय स्कॉट की तरह होता है, मतलब सर्वे करने की तरह होता है। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही फास्ट होता है। मतलब इसका काम है जल्दी-जल्दी दूर के इलाकों में जाकर के देखना कि कोई वैसे
जैसे मान लो कि पाकिस्तानी कुछ आर्मी वाले 10, 20, 50 लोग कोई फास्ट बोट में चढ़ करके आ रहे हैं कि नज़दीक सीधा करके गोलियाँ मार देंगे, मशीन गन से उड़ा देंगे। तो उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, मतलब नज़दीक के एनिमीज़ को जो छोटे-छोटे पैचेज़ में आते हैं या इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कॉर्वेट्स का यूज़ किया जाता है। और कॉर्वेट्स का ज़्यादातर यूज़ कोस्टल एरियाज़ में होता है। जैसे कोस्टल एरियाज़ में अगर एनिमी का कोस्ट वगैरह है, वहाँ से अगर जल्दी से कोई आ करके कुछ नुकसान करना चाह रहा है मैनुअली या उस तरह के गन वगैरह लेकर के या स्नाइपर वगैरह लेकर के, तो उस तरह के थ्रेट्स जो होते हैं ना, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये लोग कॉर्वेट्स रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स रख लिए और दूर के थ्रेट्स को तो न्यूट्रलाइज़ कर लिया और पता चला एनिमी शिप पे चढ़ के उड़ा दिया सबको। तो वैसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए इनके पास कॉर्वेट्स होता है। कॉर्वेट्स जो है वो नॉर्मली 1 से 2 होता है एक फ्लीट में। जो 5वां तरह का युद्धपोत लेके ये लोग घूमते हैं, जो 5वां तरह का इनके पास होता है, वो होता है सबमरीन। सबमरीन जैसा कि सबको पता होगा, वो समुद्र के नीचे ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और आजकल तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने शुरू हो गए हैं हर जगह। मतलब बहुत सारी कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने लग गए। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से क्या होता है, अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है, मतलब 20-25 साल तक एनर्जी मिलती रहती है उसमें। एनर्जी मिलने का मतलब है कि ऑक्सीजन वो क्रिएट कर सकते हैं समुद्र के नीचे ही। इसका मतलब है कि सबमरीन्स ऐसे-ऐसे बनाने लग गए हैं कि वो 10-10 साल, 20-20 साल से समुद्र के नीचे जाके छुपे हुए हैं। उसके ऊपर कीचड़-टीचड़ बहुत कुछ जमा हो गया है और एनिमी कंट्री को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके कंट्री के नज़दीक में दुश्मन कंट्री का कोई सबमरीन आके छुपा हुआ है। ऑफ कोर्स सोनर सिस्टम वगैरह से ट्रैक करते हैं, बट आई एम श्योर कि ये लोग सोनर सिस्टम का भी काट निकाल चुके होंगे। सबमरीन के बॉडी के ऊपर कुछ ऐसी मटेरियल वगैरह यूज़ कर लेंगे जिसकी वज़ह से जो सोनर वेव्स वगैरह है या जो भी है, उस टेक्निक से पकड़ में नहीं आएगा, रडार से पकड़ में नहीं आएगा। और अगर नहीं किए होंगे तो कर लेंगे आने वाले समय में। तो सबमरीन सबसे डेंजरस होता है, स्पेशली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो आजकल बड़े-बड़े कंट्रीज़ बनाने लग गए हैं, रखने लग गए हैं। इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए वगैरह। तो ये होता है आपका 5वां तरह का युद्धपोत जिसको लेकर के फ्लीट मूव करता है अपने साथ में। और नॉर्मली 1 से 2 सबमरीन रखते हैं एक फ्लीट में। एंड जो लास्ट होता है, जो सबसे भी ज़रूरी होता है, वो है खाने-पीने का सामान ढोने के लिए, फ्यूल वगैरह ढोने के लिए, जिसको सपोर्ट शिप बोलते हैं। सपोर्ट शिप हो गया जैसे कि अब आपका जो नौसैनिक होते हैं उनके खाने-पीने की व्यवस्था करता है, वो सब सामान लेकर के मूव करता है। जैसे ये आपका फ्यूल हो गया, क्योंकि अभी भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 2 ही कंट्री के पास है। एक फ्रांस के पास है जिसका नाम चार्ल्स डी गॉली है, सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर। और अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है। उसमें से 10 एक कैटेगरी के हैं और एक कैटेगरी के हैं। तो सिर्फ अमेरिका के पास टोटल 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और फ्रांस के पास एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके अलावा ना अभी रूस के पास है, रूस भी प्लानिंग कर रहा है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का फ्यूचर में। चाइना भी वैसी प्लानिंग कर रहा है, इंडिया भी प्लानिंग कर रहा है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का इंडिया का प्लान है कि 2035 से पहले या 35 तक आते-आते न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना के नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की अभी करंट कैपेबिलिटी कितने मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की है। मतलब भारत की जो नौसेना है, उसकी एक फ्लीट की करंट कैपेबिलिटी कितनी है? तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि भारत की एक नौसेना लगभग 2 से 4 डिस्ट्रॉयर लेकर के घूम सकती है, जिसकी कैपेबिलिटी होती है मिसाइल्स लॉन्च करने की। 2 से 4 फ्रिगेट्स लेके घूम सकती है, जिसकी कैपेबिलिटी होती है मिसाइल्स लॉन्च करने की। एंड 1 से 2 सबमरीन लेके घूम सकती है, जिनमें कैपेबिलिटी होती है मिसाइल लॉन्च करने की। तो डिस्ट्रॉयर की कितनी होती है? एक डिस्ट्रॉयर की कैपेबिलिटी 8, 16, 32 या 48 मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की हो सकती है। मतलब ये है कि डिस्ट्रॉयर्स में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे होते हैं। 2 तरह के लॉन्च सिस्टम जनरली यूज होते हैं नौसेना में। एक होता है वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो ऐसे सीधा खड़ा होता है और दूसरा होता है इंक्लाइंड लॉन्च सिस्टम जो थोड़ा-सा एंगल पे झुका होता है। तो जनरली भारतीय नौसेना वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यूज करती है। अब जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, वो जैसे कि एक सिस्टम में मतलब एक डिस्ट्रॉयर में जनरली 8, 16, 32 या 48 मिसाइल ट्यूब्स लगे होते हैं। जितने मिसाइल ट्यूब्स होंगे, उतने मिसाइल एक साथ निकले हैं। तो भारतीय नौसेना के पास जो मेनली डिस्ट्रॉयर्स हैं, जैसे P-15A, P-15B, इनकी कैपेबिलिटी लगभग 16 मिसाइल ट्यूब्स की है। मतलब हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, भारतीय नौसेना के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो
16 ब्रह्मोस या 16 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकती है। जो भारतीय फ्रिगेट्स हैं, जो फ्रिगेट्स हम लोग यूज करते हैं, जिसको P-17 बोला जाता है, उनकी कैपेबिलिटी 8 मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की है। या जो शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी 8 मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की है। मतलब इनमें 8 मिसाइल ट्यूब्स लगे होते हैं। मतलब एक फ्रिगेट 8 मिसाइल एक बार में लॉन्च कर सकता है। एक डिस्ट्रॉयर 16 मिसाइल एक बार में लॉन्च कर सकता है। तो मान लो भारत को अपनी कैपेबिलिटी रखना है कि हमें 100 मिसाइल एक साथ लॉन्च करना है एक फ्लीट से। तो भारत क्या करेगा? 4 डिस्ट्रॉयर रख लेगा वहां पे। 4 डिस्ट्रॉयर का मतलब हो गया 16 से का 64 मिसाइल एक बार में। 4 फ्रिगेट रख लेगा। 4 फ्रिगेट का मतलब हो गया 8 से का 32 मिसाइल एक बार में। तो 32 और 64 हो गया 96। और 2 सबमरीन रख लेगा। एक सबमरीन 4 से 6 मिसाइल लॉन्च कर सकती है एक साथ में। 2 सबमरीन का मतलब हो गया 8 से 12 मिसाइल। मतलब भारत की कैपेबिलिटी, अगर इतने युद्धपोत एक साथ लेके एक फ्लीट में मूव करती है हमारी नौसेना, तो भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी होती है 104 से लेके 108 मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की। आप इसको मोटा मोटी राउंड नंबर 100 ले लीजिए। मतलब करेंटली भारतीय नौसेना बहुत आराम से 100 मिसाइल एक बार में लॉन्च कर सकती है, इसके लिए कैपेबल। अब सवाल उठता है कि अगर भारतीय नौसेना प्लान कर रही है 300 मिसाइल एक बार में लॉन्च करने का, तो ये कैसे पॉसिबल है या कैसे हो सकता है? इनफैक्ट भारतीय नौसेना ने टारगेट ही लिया 2030 तक की कैपेबिलिटी अचीव करने का। तो वैसे मैथमेटिकली देखेंगे तो ऐसे पॉसिबल है कि अगर आप 4 डिस्ट्रॉयर, 4 फ्रिगेट और 2 सबमरीन यूज करके 100 मिसाइल लॉन्च कर पा रहे हो, आपको 300 मिसाइल एक बार में लॉन्च करना है, तो अब इन सबको 3 से गुना कर दो। 4 डिस्ट्रॉयर की जगह पे 12 डिस्ट्रॉयर रख लो, 4 फ्रिगेट की जगह पे 12 फ्रिगेट रख लो, 2 सबमरीन की जगह पे 6 सबमरीन रख लो। लेकिन ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। मतलब ऐसा करने से टू क्लटर्ड हो जाएगा, अनमैनेजेबल टाइप का हो जाएगा। ये सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसके डिटेल्स के बारे में नौसेना को ज्यादा पता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता है। संख्या को अनलिमिटेड नहीं बढ़ाया जा सकता है युद्धपोतों की। हेंस जो दूसरा तरीका है वो कारगर साबित होगा। दूसरा तरीका क्या है कि आने वाले समय में इनके अपग्रेड्स आएंगे। मतलब भारतीय नौसेना जो करंट डिस्ट्रॉयर है, करंट फ्रिगेट्स है, जो करंट सबमरीन्स है, इनका अपग्रेडेड वर्जन यूज करेगी, जिनकी मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, जिनमें ज्यादा मिसाइल ट्यूब्स लगे होंगे। मतलब अभी एक डिस्ट्रॉयर अगर 16 मिसाइल लॉन्च कर पा रहा है, मे भी आने वाले समय में वो 48 मिसाइल या फिर 64 मिसाइल लॉन्च कर पाएगा, या फिर ऐसे डिस्ट्रॉयर आ जाएंगे, इनका अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा जो एक साथ 48 मिसाइल भी लॉन्च कर पाएगा, एक साथ 64 मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है फ्यूचर में। तो जब 3 गुना इनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो जहां अभी इनकी कैपेबिलिटी 100 हो रही है टोटल मिलाकर के एक फ्लीट की, वो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली 300 हो जाएगी। तो जो भारतीय नौसेना का टारगेट है 300 मिसाइल एक साथ मारने का, दागने का, वो कैपेबिलिटी अचीवेबल तो है, लेकिन उसके लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेडेड वॉरशिप्स चाहिए होंगे, जो भारतीय नौसेना ने प्लान किया हुआ है अगले 5 वर्षों में अचीव कर ले। तो जो क्वेश्चन था, जो डिबेट उनका क्वेश्चन बना रखा है लोगों ने कि क्या भारतीय नौसेना 300 मिसाइल एक साथ लॉन्च कर सकती है आने वाले समय में, तो उसका सिंपल सा जवाब है हाँ, ऐसा कर सकती है। अब सवाल उठता है कि भारतीय नौसेना 300 मिसाइल एक साथ क्यों लॉन्च करना चाहती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों भारतीय नौसेना 300 मिसाइल के पैसे बर्बाद करना चाहती है एक बार में लॉन्च करके? तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। इसका आंसर ये है कि पहले समझिए कि जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो कैसे काम करता है और अटैकिंग मिसाइल सिस्टम कैसे काम करते हैं। आप एनिमी पे अटैक कर रहे हो, मान लो भारत पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, मतलब युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में। भारत को अटैक करना है कराची पे। भारत क्या करेगा? नौसेना, मान लो भारतीय नौसेना अटैक करेगी, भारतीय नौसेना क्या करेगी? वो वहां पे जाएगी, धनाधन धनाधन मिसाइल मारेगी। तो मान लो उसने 50 मिसाइल मारे। अब कराची पोर्ट पे जब अटैक हो रहा है, तो कराची पोर्ट भी तो खाली बैठा नहीं होगा, वो डिफेंस मिसाइल सिस्टम लेके बैठा होगा। जैसे भारत के पास डिफेंस मिसाइल सिस्टम में हमारा स्वदेशी वाला है, दूसरा हमने रसिया से S-400 खरीदा है। तो जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है ना, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है। मतलब डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक औकात होती है कि वो इतने मिसाइल लॉन्च करके इंटरसेप्ट कर सकता है आने वाले मिसाइलों को। मतलब क्या हुआ इसका कि हर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का एक औकात होता है, एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा मिसाइलों को नहीं इंटरसेप्ट कर सकता। अब आप सोचो, अगर आपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, जिसकी औकात 48 मिसाइल को एक बार में इंटरसेप्ट करने की है, अगर उस पर 40 मिसाइल से एक साथ अटैक कर रहे हैं, वो तो उसको हवा में ही उड़ा देगा।
अगर मान लो कि 48 आ रहे हैं, हवा में ही उड़ा देगा। लेकिन क्या होगा जब 50 मिसाइल एक साथ उस पर अटैक करेंगे, उसके औकात तो सिर्फ 48 को ही काटने की है। 2 मिसाइल वो नहीं काट पाएगा और वो 2 मिसाइल अपने डेस्टिनेशन पे गिर जाएगा, जाकर के टारगेट को अटैक कर लेगा। मतलब कि जितना डिफेंस मिसाइल सिस्टम का औकात होता है, लिमिटेशन होता है, कैपेबिलिटी होता है, अगर उससे ज़्यादा मिसाइल आएंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो डिफेंस मिसाइल सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि वो एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएगा। यही लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। जब इंडियन नेवी, जब भारतीय नौसेना बोल रही है कि वो 300 मिसाइल एक साथ लॉन्च करेगी, तो उनका कहना है, उनका मानना है कि जो एनिमी का डिफेंस मिसाइल सिस्टम होगा उसको हम ब्रेक कर देंगे। मतलब हम इतने मिसाइल मारेंगे कि वो नंबर जो होगा उनके इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी से कई गुना ज्यादा होगा। मान लो कि एनिमी के पास 50 मिसाइल इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, तो भारतीय नौसेना एक साथ 300 मिसाइल मारेगी। इससे 2 केसेस बनेंगे, या तो जो एनिमी का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो इन 300 में से 50 को इंटरसेप्ट कर लेगा, बाकी 250 निशाने पे लगेंगे। और या फिर दूसरा हो सकता है कि वो जो एनिमी का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो प्योरली कंफ्यूज हो जाएगा, और वो हो सकता है कि बहुत ही कम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए और 250 को 300 मिसाइल अपने निशाने के जाके गिर जाएंगे। इसके साथ साथ एक बार में मोर देन 1 टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ऐसा करके। मतलब एक साथ में एयरपोर्ट, एयरबेस, पोर्ट, बहुत सारी चीजों को एक ही साथ में 5-7 टारगेट्स को एक साथ उड़ाया जा सकता है, और साथ साथ जो इनका डिफेंस सिस्टम है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब आप ऐसे समझो कि एक बार में 300 मिसाइल मार करके एनिमी के डिफेंस सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ में एयरपोर्ट एयरपोर्ट जो एयर बेसिस है उसको भी उड़ा दिए। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि एनिमी का जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो खत्म हो गया। अब भारत क्या करेगी कि जब इनको कोई रोकने वाला ही नहीं रहा, तब भारतीय नौसेना से वो जो फाइटर जेट्स रखे हुए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे वो निकले हैं, जो ड्रोन्स रखे हुए हैं वो निकले हैं, और वो जाकर के अटैक करना शुरू करेंगे एनिमीज पे। दैट मीन्स कि अब जब वो अटैक करने जाएंगे तो उनको तो कोई उड़ाने वाला ही नहीं रहा, उनको कोई इंटरसेप्ट करने वाला ही नहीं बचा, क्योंकि जो एनिमी का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको तो पहले ही भारतीय नौसेना ने उड़ा दिया है। हेंस वो फ्री, खुलेआम, जैसे चाहेंगे वैसे दुश्मनों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। ये बिना नेट के टेनिस खेलने की तरह हो जाएगा इंडियन फाइटर जेट्स के पायलट्स को और इंडियन ड्रोन्स को। यही वजह है कि भारतीय नौसेना अगला टारगेट 300 मिसाइल एक साथ लॉन्च करने का प्लानिंग कर रही है, और इसको साल्वो अटैक बोला जाता है। साल्वो अटैक का मतलब होता है कि एक ही साथ मल्टीपल मिसाइल्स दागना, ये बहुत ही कम समय में, कुछ मिनट्स में मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च कर देना। बेसिकली इसको साल्वो स्ट्राइक बोला जाता है, जो भारतीय नौसेना अब करने की कोशिश करेगी 300 मिसाइल एक साथ लॉन्च करके। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और वो है कि भारतीय नौसेना के पास अभी कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और अभी तक भारतीय नौसेना ने कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स रखे हैं, हटाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने खरीदा था वो ब्रिटेन से खरीदा था। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था जिसका नाम था HMS हरक्यूलस। ब्रिटेन ने उसे कभी यूज ही नहीं किया। भारत ने उसे खरीद लिया 1957 में, 61 में नौसेना में शामिल कर लिया, उसको रिटायर कर दिया गया 1997 में। भारत ने इसका नाम रखा था INS विक्रांत। फिर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने ब्रिटेन से ही खरीदा, ब्रिटेन ने उसका नाम रखा था HMS हरमीस। भारत ने उसको खरीद के उसका नाम दिया INS विराट। भारत ने इसको 1987 में खरीदा, 2017 में इसको भी रिटायर कर दिया गया। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं भारतीय नौसेना में। तीसरा जो भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा वो रूस से खरीदा था, उसका रशियन नेम था एडमिरल गोर्शकोव, जिसको भारत ने नाम दिया INS विक्रमादित्य, जो अभी भी भारतीय नौसेना में वर्क कर रहा है। चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने खुद से बनाया, इंडिजीनियसली डेवलप्ड था, और उसका नाम रखा INS विक्रांत। पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके नाम पे इन्होंने रखा INS विक्रांत, और ये भारत का सेल्फ मेड, खुद से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको 2022 में शामिल किया है और ये अभी भी वर्क कर रहा है। अब भारत INS विशाल पे काम कर रहा है, जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट होगा और जिसको नौसेना में 2035 के आसपास में शामिल करने का
प्लान किया है भारत ने। तो अब हम दोनों सवालों के जवाब जान चुके हैं। जो पहला सवाल था कि इंडियन नेवी 300 मिसाइल एक बार में लॉन्च कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो उसका जवाब तो मिल गया कि कर सकती है, थोड़ी कैपेबिलिटी और बिल्ड करनी पड़ेगी, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़े अपग्रेड्स यूज़ करने पड़ेंगे एंड देन बहुत ईज़िली 300 मिसाइल एक बार में लॉन्च कर सकती है। और जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था कि इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना क्यों 300 मिसाइल एक साथ लॉन्च करना चाहती है? उसका जवाब भी हमें मिल गया, ताकि हम लोग इंडियन नेवी जो एनिमी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है उसको ओवरलोड करके उसको खत्म कर सके, मतलब उसको नतारा बना सके, वो किसी लायक नहीं बने एंड देन भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना आराम से या भारतीय थल सेना आराम से जाकर के अटैक कर सके, आराम से एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर सके। इनको इंटरसेप्ट करने वाला कोई डिफेंस मैकेनिज्म एनिमीज के पास नहीं बचा होगा।